सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस एंड टुवर्ड SN1 रिएक्शंस। जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जैसा कि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, उनके बीच में कंपैरिजन हमने देख लिया था, उनकी मैकेनिज्म्स को हमने देख लिया था। सो यहाँ पर हम एक टॉपिक हमारे पास बच गया था, जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 reactions, reactivity of haloalkanes toward SN2 and SN1 reactions। सो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो दो सीक्वेंस आप देख पा रहे हो, सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes toward SN2 reactions एंड सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes toward SN1 reaction, ये जो दो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है पूछा जाता है। मतलब यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। यहां से कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार आपको जो है यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो इसको रटने की कोशिश करते हैं। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन आना यहाँ से तय है, ठीक है। तो यहाँ पर रटाफिकेशन नहीं चलेगा। अगर हमें अपने मार्क्स को सिक्योर करना है तो हमें इसको जो है अच्छे तरीके से इसको पहले समझना पड़ेगा, ताकि इसकी रटाफिकेशन की जो है हमें जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ पर आ जाऊं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड SN2 एंड SN1 रिएक्शंस, मैं इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस क्या होती थी। तो हमने देखा था सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या होता था, जैसे इस तरह से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दिया होता था, इस तरह से हमारे पास कोई हेलोएल्केन दिया होता था। इस तरह से हेलोएल्केन के ऊपर कौन अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। हेलोएल्केन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। इस हेलोएल्केन को वो वहां से हटा देता था और न्यूक्लियोफाइल वहां पर खुद आ जाता था। मतलब न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन के अंदर खुद को उस हेलोजन की जगह सब्सटीट्यूट कर देता था, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये दो टाइप की हमने देखी थी, दो टाइप की हमारे पास ये बनी थी। कौन कौन सी बनी थी? फर्स्ट हमारे पास बनी थी SN1 रिएक्शंस एंड सेकंड हमारे पास बनी थी SN2 रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखिए SN1 रिएक्शंस में क्या था, SN1 रिएक्शंस होती कौन सी है। तो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि SN1 रिएक्शंस हमारे पास वो वाली रिएक्शंस होती है जिनमें रिएक्शन का रेट जो है ओनली वन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई जो हमारे पास रिएक्शन होती है उसका जो रेट होता है, मतलब जो रिएक्शन हमारे पास है उसका जो रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा मेन मोटिव आपको है इस सीक्वेंस को समझाना, लेकिन इस सीक्वेंस को हम समझे उससे पहले आपको थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन जो है आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके रटने का कोई फायदा नहीं है। आप इसको अभी आप रट लोगे, कुछ देर के बाद इसको भूल जाओगे। तो इसलिए इसको इस तरीके से हमने याद करना है कि ये भूले ना, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड को, तभी हम इस सीक्वेंस को जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने SN2 रिएक्शन में देखा था, SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन है हमारी ये वाली रिएक्शन, तो इसमें जो रिएक्शन का रेट है, ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला रिएक्टेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, SN2 रिएक्शन, या इसको और क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए SN1, अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन हमारे पास है ये SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट हमारे पास है, दो रिएक्टेंट, तो रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये देखो, एक रिएक्टेंट हमारे पास ये है, एक रिएक्टेंट हमारे पास ये है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नजदीक आ रहे हैं, अब थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म पर आप आ जाओ, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म के अंदर ही ये दोनों सीक्वेंस का क्रक्स छुपा हुआ है। इसकी मैकेनिज्म को अगर आप समझ गए तो ये दो आपके पास कोई बड़ी बात नहीं है इनको याद रख पाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या होता है SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कौन सी स्टेट बनती है, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर देखो हमने देखा था, ये हमारे पास हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन के ऊपर किसका अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो हमने देखा था वहां पर कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो एकदम से वो ब्रोमीन को बाहर नहीं निकालता है, ब्रोमीन को बाहर तो निकालेगा लेकिन काफी बातचीत करने के बाद,
ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, एकदम से उसको धक्के मार के नहीं निकाला जाता, बातचीत करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, यहाँ पर देखो पार्शियली बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, उसको हम कहते थे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाता था, ब्रोमीन बाहर चला जाता था और जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो इसके साथ अटैच हो जाता था, जो हमारे पास पहले हेलोएल्केन था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये हमारे पास थी SN2 रिएक्शन। सिंपली आपको याद ये रखना है कि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या था, SN1 रिएक्शन में क्या था, SN1 रिएक्शन में किसी भी तरह की कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। इसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर मतलब यहाँ पर गृह युद्ध हो जाता है आपस में ही, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ये सी और बी आर है, सी और बी आर में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जो हमारे पास हेलोएल्केन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। इसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ब्रोमीन की ज्यादा है, हैलोजन की अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बीच में काफी तनाव है। अब जैसे ही कार्बन को ये पता लगता है कि इसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियोफाइल है, अब इसको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है इसके ऊपर, तो ये क्या कर देता है, ये इस बीआर को जो है निकाल देता है, मतलब जाने के लिए परमिशन दे देता है। ठीक है, और जैसे ये बाहर निकल जाता है ये बीआर, तो ये आयन की फॉर्म में निकलता है। मतलब जो सी और बीआर के बीच में बॉन्ड थे वो बीआर ले जाता है अपने साथ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। ठीक है, और सी ने ऐसा क्यों किया, सी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं करता, यहाँ पर पहले कार्बोकैटायन बनता है हमारे पास। यहाँ पर देखो ये कार्बोकैटायन बना। ठीक है, इसके थ्रू आप इस सीक्वेंस को बहुत ही इजीली समझ जाओगे। ठीक है, कैसे समझोगे, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में क्या होता था, कार्बोकैटायन के ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता था और हमारे पास बन जाता था अल्कोहल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस सीक्वेंस के ऊपर। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है, फर्स्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है, तो ये सीक्वेंस कर पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए। अब पहले हम SN2 रिएक्शंस के ऊपर आ जाते हैं कि जो SN2 रिएक्शंस हमारे पास है उसमें किस तरह से जो है इसकी रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस, जो हमारे पास जो हमारे पास हेलोएल्केन्स है वो किस तरह से SN2 जो रिएक्शंस होती है उनके टुवर्ड उनकी रिएक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, उसकी यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास सबसे पहले बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, मिथाइल हैलाइड की। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पर किसकी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पर है मिथाइल हैलाइड की। उससे कम देखिए किसकी है, उससे कम है 1 डिग्री की, मतलब प्राइमरी जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास है उसकी एक्टिविटी है। ठीक है, उससे कम किसकी है, उससे कम है 2 डिग्री की। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उससे कम किसकी है, उससे कम हमारे पास है 3 डिग्री। और 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हमारे पास कौन सा है, ये 3 डिग्री हमारे पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहां पर अभी हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए अब हमने ये कहा CH3X, ये CH3X मतलब जो मिथाइल हैलाइड है इसकी रिएक्टिविटी, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड S2N रिएक्शंस। मतलब जो S2N रिएक्शन है, ये जो CH3X है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, उससे कम ये शो करता है और सबसे कम 3 डिग्री शो करता है। इसका रीजन क्या है, उस रीजन को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है। अब गाइस आपको पता होगा, आपने क्लास 11th के अंदर भी इसको पढ़ा होगा स्टीरिक हिंड्रेंस के बारे में। तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है उसको पहले समझ लो, उसके बाद आप इसको इजीली कर सकते हो। स्टीरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अगर कहीं पर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कहीं अगर बाहर से अटैक हो रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, कहीं से भी उसके ऊपर बाहर से अटैक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अटैक हमेशा कहाँ होता है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर होता है। जो सेंट्रल मेटल में सॉरी जो हमारे पास जो सेंटर में जो हमारे पास जो भी एंटिटी होती है उसके ऊपर अटैक होता है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाले ग्रुप होते हैं, ये बाहर वाले ग्रुप उस न्यूक्लियोफाइल को रोकने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको स्टीरिक हिंड्रेंस बता रहा हूँ। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास है, उसके ऊपर अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का उसके ऊपर अगर अटैक हो रहा है, तो क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के जो बाहर, उस मॉलिक्यूल के बाहर जो एंटिटीज लगी होती है वो उस अटैकिंग रिएजेंट को रोकने की कोशिश करती है। मतलब उसके अटैक को हिंडर करने की कोशिश करती है, उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, हिंड्रेंस कॉज करती है ताकि जो हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो सेंटर में अटैक ना कर सके। ठीक है, इस हिंड्रेंस को हम क्या कहते हैं, इस रुकावट को जो इन बाहर वाले बल्कि ग्रुप्स ने प्रदान की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो हमारे पास मिथाइल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, प्राइमरी वाले की उससे कम होती है, सेकेंडरी वाले की उससे कम होती है, और जो 3 डिग्री हमारे पास बनता है, मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास बनता है, उसकी रिएक्टिविटी हमारे पास सबसे मिनिमम होती है।
इसकी रिएक्टिविटी हमारे पास सबसे मिनिमम है। तो एल्काइल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर मैंने आपको बता दिया। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब कहीं से भी, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, तो जो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसके बाहर जो एंटिटीज लगी हुई है वो अटैक को रोकने की कोशिश करती है। यहां पर देखो, अटैक को रोकने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी ये मैं अभी बताऊंगा आपको। यहां पर देखिए मिथाइल हैलाइड। तो यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं, जितने बड़े बड़े बाहर वाले ग्रुप होंगे, मतलब जितने बड़े बड़े बाहर ग्रुप लगे होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही ज्यादा हिंडर कर पाएगा उस अटैक को, मतलब उतना ही रोक पाएगा उस अटैक को। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे। तो यहां पर देखो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैंने आपको कहा था SN2 रिएक्शन जो हमारे पास होती है, तो जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें अटैक जब भी होता है तो वो एल्काइल हैलाइड के उल्टी साइड से होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसा कि यहां पे हम देख पा रहे हैं, यहां देख लीजिए इसको। जैसे यहां पर है, यहां पर अटैक कहां से होगा, यहां से होगा। अब यहां पर देख लो, यहां पर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है। मैंने आपको कहा कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका साइज तो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा साइज है, बहुत छोटा साइज है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये काफी दूर दूर है हाइड्रोजन। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करेगा, इसके जस्ट अपोजिट से। जो हैलोजन एटम होगा उसके जस्ट अपोजिट से यहां से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इस न्यूक्लियोफाइल को रोकने वाला कोई नहीं है। ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है। ठीक है, इसको काफी जगह मिल जाएगी, इतना सारा स्पेस है अटैक करने के लिए, और ये इजीली जो है अटैक कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मिथाइल हैलाइड के ऊपर, मिथाइल हैलाइड जो है काफी इजीली जो है क्या करेगा, मिथाइल हैलाइड जो है काफी इजीली जो है SN2 रिएक्शंस को शो करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम चले 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अब यहां पर देखिए क्या होगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अब आपको गाइस ये जो सिंपल छोटी छोटी टर्म्स होती है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो ये देखिए मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, यहां पर देख लो। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो वाले एल्काइल हैलाइड होते हैं जिसमें क्या होता है, वो वाला कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा है, ध्यान से सुनिएगा, वो वाला कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिसाइड करता है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। यहां पर देखिए वो वाला कार्बन जिसके साथ एल्काइल हैलाइड है उसके साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वो वाला कार्बन जिसके साथ एल्काइल ग्रुप लगा है, वो वाला हमारे पास एल्काइल हैलाइड, वो वाला हमारे पास कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है तो वो हो गया सेकेंडरी। अगर एक लगा है तो प्राइमरी, 2 लगा है तो सेकेंडरी। ठीक है, अगर हमारे पास वो वाला कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको हम कहते हैं टर्शरी। ठीक है, ये 3 डिग्री मैंने लिखा है टर्शरी के लिए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर देखो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस यहां पर है। अब अगर इस वाले केस में अगर हम यहाँ आए तो यहां पर देखो मैंने आपको कहा कि जितना बड़ा साइज होगा स्टीरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर देखो CH3 इसका साइज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है, तो मतलब इतना सारा स्पेस में तो अटैक हो ही नहीं सकता, ये हिंडर करेगा अटैक को। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ, इस न्यूक्लियोफाइल के पास इतना सा रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो आप देखो कि इसके ऊपर अटैक करना आसान है या इसके ऊपर। सिंपल सी बात है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारे पास बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ही नैरो स्पेस है, यहाँ पर इसको काफी सिकुड़ते हुए जो है आगे जाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर इसकी थोड़ी कम। अब नेक्स्ट में अगर हम जाएं, अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर देखो कितने एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है। पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो अब इसमें जो है अटैक करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, और इस न्यूक्लियोफाइल को यहां से घुसकर यहां अटैक करना पड़ेगा। अब यहां तो काफी स्पेस है, इस साइड को तो काफी स्पेस है, लेकिन इस साइड से ये अटैक करेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में अटैक कहां से होता है, रेयर साइड से। जो हैलोजन का एटम होगा उसके रेयर साइड से अटैक होगा, और रेयर साइड से अटैक होना तो मुश्किल है। यहाँ तो 2 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जितने बड़े ग्रुप होंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो इसको अटैक करने में मुश्किल आएगी, अटैक करने में मुश्किल आएगी तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर जाए लास्ट वाले में अगर हम देखें तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, वो वाला कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ होगा उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, एल्काइल ग्रुप काफी बल्की ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा, इतना सारा इसका स्पेस है, इसका स्पेस इतना सारा है, इतना इसका स्पेस इतना सारा है, और इस हैलोजन, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए यहाँ पर देखो कहां कहां से घुस के जो है इसको अटैक करना पड़ेगा। मतलब 3 डिग्री के ऊपर एल्काइल
3 डिग्री के ऊपर अटैक करना काफी मुश्किल है। अटैक करना काफी मुश्किल है। क्यों अटैक करना मुश्किल है? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। जो 3 डिग्री हमारे पास होता है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप है काफी बल्की ग्रुप होते हैं और इनको भेद कर अंदर घुस पाना काफी मुश्किल होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या किसी भी तरह के अटैकिंग रिएजेंट के लिए, है ना। तो ये हमने देखा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुई? टूवर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुई? किस एल्काइल हैलाइड की हुई टूवर्ड SN2 रिएक्शन? तो वो हुई मिथाइल ब्रोमाइड की। उससे कम किसकी हुई? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की। उससे कम किसकी हुई? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की। और सबसे कम किसकी हुई? ये हो गई हमारी टर्शरी एल्काइल हैलाइड की। तो ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शंस। अब हम आते हैं SN1 रिएक्शन की, इस वाले सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस हमारा हो गया, यहां तक हमारा हो गया। ये आई होप कि आपको आपने, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो ये हमारा क्लियर होगा। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूं, क्योंकि हम SN1 को अब डिस्कस करेंगे। SN1 रिएक्शंस क्या है? SN1 रिएक्शन की जो हमारे पास हेलो एल्केन है उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो SN1 रिएक्शन की इस सीक्वेंस पर आने की पहले, ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला तो हमने देख लिया, इस पर हम आए हैं अभी। ठीक है, तो ये वाले सीक्वेंस को समझने से पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। SN1 रिएक्शन कौन सी है या S1N रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। ये वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन का रेट एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये देखो, ये वाली रिएक्शन, आप इस वाली रिएक्शन को देखो, तो इस वाली रिएक्शन में जो रेट होता है, रिएक्शन का रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर या S1N रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो अटैक, इसमें जो मैकेनिज्म जो इसका चलता है, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। यहाँ पे देखो, ये काफी कुछ आपका इस सीक्वेंस को लर्न करते करते आपको बहुत कुछ जो है यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ये देखो इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पर SN1 रिएक्शन में आपको पता है कि सीधे अटैक नहीं होता। पहले वाले में तो आपने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, लेकिन सेकंड वाले में जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें किसी भी तरह की ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। उसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन बना। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो जितनी स्टेबल जो चीज होती है वो उतनी जल्दी बनती है। ठीक है, जो जितनी स्टेबल चीज होती है वो उतनी जल्दी बनती है, मतलब स्टेबल चीजें ज्यादा जल्दी बनती है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, हर केस में, चाहे हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, चाहे हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, चाहे हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, हमको कार्बोकैटायन तो बनाना पड़ेगा अगर हमको S1N रिएक्शंस करनी है एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। ठीक है, कार्बोकैटायन तो बनाना पड़ेगा। अब कार्बोकैटायन किसमें सबसे जल्दी बनेगा ये डिपेंड करता है। अब जो ये फर्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हो, ये वाला जो स्टेप आप देख पा रहे हो, ये वाला जो स्टेप आप देख पा रहे हो, ये वाला स्टेप, ठीक है, इस वाले स्टेप को अगर आप देख पा रहे हो, तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ये स्लो स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। और आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उसका जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये वाला इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, अब देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, अगर उसको S1N रिएक्शन करनी है तो उसको भाई पहले कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। अब किसके अंदर कार्बोकैटायन सबसे जल्दी बन रहा है, ठीक है, और किसके अंदर जो कार्बोकैटायन बना वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो जो है हम वो कहेंगे कि उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड S1N रिएक्शन। अब हम देखेंगे, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास यहां पर मान लीजिए, अब आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको वहां से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको इसको बताऊंगा अभी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, आप इसी का एग्जाम्पल देखिए, S1N रिएक्शन करनी है, कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो यहां पर देखो क्या हो गया, सबसे पहले मेरे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड था। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्यों है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड इसलिए क्योंकि यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उस कार्बन के साथ जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास ऐसा कार्बन है जो हैलोजन के साथ जुड़ा है और उसके साथ अगर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो उसको हम कहते हैं टर्शरी। अगर इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तब हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। अगर एक जुड़ा होगा तब हम इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब मान लीजिए Br यहां से चला गया,
Br यहाँ से निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया, ये बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, अब आपको पता होगा जो CH3 हमारे पास होता है, जो एल्काइल ग्रुप हमारे पास होते हैं, इनके पास जो है -I इफेक्ट की पावर होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कहीं पर भी आपको पता होगा चेन में अगर ये इस तरह से लगे हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखो, जैसे यहां पर कार्बोकेटायन बन गया, अब देखो जब Br यहां से चला गया तो Br तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब Br ऐसे ही तो जाएगा नहीं, Br जब जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी और इसने कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना हुआ था उसके इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन खा गया, वो चला गया। ठीक है, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की जरूरत है। ये न्यूट्रल कैसे होगा, ये न्यूट्रल तभी होगा जब यहां पर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे कहीं से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, अब हमें पता है कि CH3 कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये अंदर की ओर धकेलेंगे। अब देखो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं। यहां पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक न्यूट्रल हो रहा है, क्योंकि यहां पर कार्बन की डेफिशिएंसी, यहां पर जो है इस कार्बन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी और वो डेफिशिएंसी इनके द्वारा पूरी की जा रही है। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था ये न्यूट्रल होता जाएगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर पुश हो रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस कार्बन को वो न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। अभी ये अनस्टेबल है, अभी देखिए ये कंपाउंड कैसा है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो ये कोशिश करेगा ये पॉजिटिव चार्ज कहीं से हट जाए। तो यहां पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कि जैसे ये 3 ग्रुप लगे हुए तो तीनों ग्रुप जो है अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे और ये वाला कार्बन, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास ये कार्बोकैटायन बना, तो हम देखते हैं यहां पर देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वो वाले एल्काइल हैलाइड, कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड S1N रिएक्शन, तो वो होगा हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये देखिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अंदर की ओर पुशिंग होती है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर देखो इसी के नीचे में लिख लेता हूं, इसी के नीचे में यहां पर लिख लेता हूं, ये देखिए अब मान लीजिए मेरे पास सेकेंडरी है, मेरे पास मान लीजिए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है इस तरह से, तो इसमें देखिए क्या मेरे पास क्या बना, इसमें मेरे पास ये बन जाएगा CH3H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये बाहर चला गया। ठीक है, यहां पर अगर मेरे पास प्राइमरी है तो क्या होगा, CHH ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास CH3CHH पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो रहा है किसकी वजह से, इन एल्काइल ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो ये स्टेबल हो रहा है ये कार्बोकैटायन, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो काफी हद तक उसकी पूर्ति हो रही है। ठीक है, न्यूट्रल हो रहा है ये। अगर हम सेकंड वाले की बात करें, 2 डिग्री की अगर हम बात करें, मतलब सेकेंडरी वाले की अगर हम बात करें, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एल्काइल हैलाइड है। अब यहां पर देखो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा था, यहां पर इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप भी लगे हुए हैं, लेकिन सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ 2 लगे हुए हैं। तो 3 इस पॉजिटिव को ज्यादा न्यूट्रल कर पाएंगे या 2 ज्यादा न्यूट्रल कर पाएंगे, तो सीधी सी बात है कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा न्यूट्रल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाले जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, 3 डिग्री वाले हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उससे कम कौन से होंगे, उससे कम हमारे पास सेकेंडरी वाले होंगे, क्योंकि सेकेंडरी वाले में 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं और ये भी इस कार्बन को जो है न्यूट्रल करेंगे, लेकिन इससे कम करेंगे। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है ना। टर्शरी वाले ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी सेकेंडरी वाले उससे कम रिएक्टिव है। अगर हम प्राइमरी वाले की बात करें, अब देखो प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो जब कार्बोकैटायन बन गया तो यहां पर देखो ये कार्बोकैटायन हमारे पास बन गया, तो जो ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन की पुशिंग अंदर की ओर होंगी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो अंदर की ओर एक जगह से हो रही है। तो अब यहाँ पर आप खुद देखो, ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन और ये वाला कार्बोकैटायन, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। और स्टेबल चीजें बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी बनेगी। और ये क्योंकि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जिसके अंदर कार्बोकैटायन सबसे पहले बनेगा, मतलब सबसे जल्दी बनेगा, उस रिएक्शन की रेट भी उतना ही हाई उसका रेट होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्योंकि टर्शरी वाले के अंदर सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा तो कैसा बनेगा। तो यहां पर मैं उस सीक्वेंस को लिख लेता हूं एक बार। सीक्वेंस हमारे पास फिर कैसा बनेगा, यहां पर देखिए, CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, इस तरह से ये सीक्वेंस हमारा हो जाएगा इसका रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स टुवर्ड SN1 रिएक्शंस। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस किया था। एक टॉपिक हमारे पास बच गया था सीक्वेंस का, मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके अंदर हमने इस सीक्वेंस को भी अच्छे तरीके से देख लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।